हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। आज क्या काम करना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, किसे रिप्लाई देना है, ऑफिस में क्या होने वाला है, घर वाले क्या सोचेंगे। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देती है जो पूरे दिन का मूड खराब कर सकता है। लेकिन अगर हम एक बात समझ लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। वो बात है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। स्टोइक फिलोसफी, जो बहुत पुराने समय की सोच है, यही सिखाती है असली पीस और खुशी तभी पॉसिबल है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी चीजों को लेट गो करना सीखें। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डारियस फोरेक्स अपनी किताब की शुरुआत इसी थॉट से करते हैं। उन्होंने इसे बहुत मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल के जरिए समझाया है, जिसे आज हर इंसान कनेक्ट कर सकता है। सोचिए, आपने सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट की। अब आपको उम्मीद है लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट देंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या लोगों ने उस पोस्ट को इग्नोर कर दिया, तो आपको कैसा फील होगा? सैड, एंग्री, डिमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या लोगों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आप कौन सी फोटो डाल सकते हैं, किस इंटेंशन से डालें और उसके बारे में अपनी सोच क्या है। बाकी लोगों की सोच, उनका समय, उनकी फीलिंग्स, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं। जब हम अपनी शांति को इन बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, तब हम अपनी खुशी खुद दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फोरेक्स बताते हैं, अगर हमें इनर पीस चाहिए, मतलब आत्मिक शांति, तो हमें सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करना होगा, उनके नतीजों पर नहीं। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छी तैयारी की या नहीं, आपने ईमानदारी से अपना एफर्ट किया या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं, वो पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की जरूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अक्सर इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर किया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया। इन सब बातों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक्स की तरह सोचना शुरू करें, तो समझ आएगा हमारी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। ये फिलॉसफी में सिर्फ बड़े डिसीजन में ही नहीं, बल्कि छोटी डेली सिचुएशन में भी बहुत काम आता है। जैसे किसी ने आपकी बात बीच में काट दी, आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी के साथ आपने गलत तरीके से बिहेव किया, या किसी ने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया। इन सब सिचुएशन में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपका रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या उसे शांति से हैंडल करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। फोरेक्स इस बात को बहुत सिंपल शब्दों में समझाते हैं। हर दिन हमें दो तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। पहली सिचुएशन जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी जिसमें हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम ये आदत बना ले कि हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचाने कि सामने वाली चीज किस कैटेगरी में आती है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज अनकंट्रोलेबल है, तो उसके पीछे एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है हम खुद को बेमतलब का स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट होकर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अपना छाता निकालकर उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारा एक्सपीरियंस तय करता है। फोरेक्स का मानना है माइंडसेट एक लेंस की तरह है जिसे हम दुनिया को देखते हैं, और डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल हमें उस लेंस को क्लियर करने का एक टूल देता है। कभी कभी हमें लगता है
हम दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन ये सच है, किसी इंसान को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज तय कर सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रख सकते हैं और खुद को इस तरह बिहेव करना सिखा सकते हैं कि आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद बदलना शुरू करते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशन भी आपके फेवर में आने लगती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शन पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर अलग तरह का कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप रिजल्ट को फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। डारियस फोरेक्स बताते हैं, जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सी चीजों से डरना बेकार था, जैसे रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये सब उनके कंट्रोल में था ही नहीं। इसलिए इनसे डरने का भी कोई मतलब नहीं था। कैरियर अनसर्टेनिटी आजकल लगभग हर इंसान फेस कर रहा है। किसी की जॉब चली जाती है, कोई अपनी सैलरी से खुश नहीं, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नज़र से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं। उसके बाद हम अपना एफर्ट उन चीज़ों पर लगाना शुरू करें जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे नई स्किल सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट में खुद को प्रूव करना। इसी तरह सोशल मीडिया का प्रेशर, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता रहता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ अपनी लाइफ ईमानदारी से जी सकते हैं, और जब हम अपने एक्शंस, हैबिट और थॉट पर फोकस करना शुरू करते हैं तो कंपैरिजन धीरे धीरे खुद खत्म होने लगता है। फोरेक्स कहते हैं, जब आप ये समझ लें कि असली शांति तभी पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, तब जिंदगी एक अलग दिशा में चलने लगती है। आप ज्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट में महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, रेजिस्टेंस के साथ नहीं। यही कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है डिटैच फ्रॉम आउटसाइड एंड अटैच टू द प्रोसेस। जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तब हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मैच्योर बनते हैं, और यही असली सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करें तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी जिंदगी में क्लियरिटी और कामनेस आने लगेगी। इसी तरह स्टोइक फिलोसफी और डायरेक्ट फोरेक्स की सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो आज की फास्ट और कंफ्यूज दुनिया में बहुत जरूरी है। जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो असल में हमारे अंदर से आती है, और उसका रास्ता यही है, कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप इस फिलॉसफी को अपनाते हैं तो शायद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर जरूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं तब एहसास होता है कि हमारी बहुत सी परेशानियां बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। हम खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं और फिर खुद से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। इन इमोशंस और थॉट को समझने का एक तरीका है स्लो डाउन करना, थोड़ा रुककर बैठकर मन से बात करना, यानी एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन। और यही काम करती हैं वो चिट्ठियां। हर लेटर एक छोटे मेडिटेशन की तरह फील होता है। हर किताब में एक लेटर सिर्फ 2 से 4 पेजेस का है, लेकिन उसके अंदर जो बातें कही गई वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। हर लेटर किसी एक खास थीम पर बेस्ड है, जैसे फियर, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, चेस, वैलिडेशन या फिर लेटिंग गो। क्योंकि ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इन्हें पढ़ना आसान लगता है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई करीबी दोस्त हमें समझा रहा हो, या शायद हम खुद अपने दिल की बातें कागज पर पढ़ रहे हों। हर लेटर एक सवाल उठाता है,
और फिर धीरे धीरे उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो जवाब हमें खुद अपने अंदर ही मिलता है। जैसे एक लेटर में फियर की बात की गई, मतलब डर की। हम सभी किसी न किसी डर से जूझ रहे होते हैं, कभी फेलियर का डर, कभी रिजेक्शन का, तो कभी अकेले रह जाने का। लेकिन इस लेटर में बताया गया कि डर को अवॉइड करने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उसका सामना करना। यह डर हमें रोकने नहीं बल्कि कुछ सिखाने आता है। जब हम डर के साथ बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तब धीरे धीरे क्लियरिटी मिलने लगती है। फिर एक दूसरे लेटर में ओवर थिंकिंग की बात होती है। यह बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी, या फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होने लगती है। यह लेटर सिखाता है कि लगातार सोचते रहना सॉल्यूशन नहीं लाता, बल्कि और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, तब हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यह लेटर ग्राउंडेड रहने का तरीका बताता है। सांस लो, थोड़ा रुको और ट्रस्ट करो, जो होना है वह होगा। हर चीज को बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। अब राइटर एक और लेटर की बात करता है, वो है वैलिडेशन के बारे में। हम सभी किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर लाइक्स हो या रियल लाइफ में तारीफ। धीरे धीरे हम अपनी वर्थ को दूसरों के रिएक्शन से मापने लगते हैं। लेकिन यह लेटर बहुत जेंटली रिमाइंड कराता है, हमारी वैल्यू पहले से है। हम उसे प्रूव करने हमें उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद से दूर होने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, तब वैलिडेशन की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। यह लेटर पढ़कर ऐसा फील होता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात शब्दों में लिख दी है। इन लेटर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये बहुत आसान भाषा में लिखी गई हैं। ऐसा नहीं लगता हम कोई हैवी फिलोसफी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा फील होता है जैसे किसी दोस्त ने हमें एक चिट्ठी लिखी हो, जो हमें सच के थोड़ा और करीब ले जा रही है। हर लाइन में ईमानदारी महसूस होती है, एक सॉफ्टनेस फील है, और शायद यही वजह है ये लेटर्स इतनी डीपली कनेक्ट करते हैं। हर लेटर के बाद मन करता है थोड़ा रुकें, सोचें और उस थॉट को अपने अंदर ऑब्जर्व करें। ये लेटर कोई क्विक फिक्स या मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे हल्की बारिश जमीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए फील होता है कि हमें हर आंसर अभी तुरंत नहीं चाहिए, बस इतना जानना जरूरी है, हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की एक खास बात यह है, इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। आप आज कोई लेटर पढ़े या फिर एक हफ्ते बाद वही लेटर दोबारा पढ़े, तो उसका मीनिंग और भी गहरा लगने लगता है, क्योंकि हर बार हम किसी नए थॉट या फीलिंग के साथ उसे पढ़ते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम हर रोज वही सांसें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका एक्सपीरियंस अलग है, वैसे ही ये लेटर्स हर बार नया मीनिंग लेकर आते हैं। इन लेटर्स को पढ़ना एक तरह से खुद के साथ बातचीत करने जैसा है, खुद के साथ ही कन्वर्सेशन। जब हम किसी लेटर को पढ़ते हैं, तो वो हमारे अंदर कुछ अनलॉक करता है। कभी पुरानी यादें, कभी कोई दबी हुई फीलिंग, तो कभी कोई क्लैरिटी, और उसी मोमेंट में हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं। शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद से जुड़ने की एबिलिटी। कुछ लेटर्स थोड़े रो भी लगते हैं, जैसे ग्रीफ या अकेलेपन पर लिखी गई बातें, लेकिन इन इमोशंस को बहुत ऑथेंटिकेटेड तरीके से शेयर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि हमें सिर्फ स्ट्रोंग बनने या पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये लेटर हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़े। इन लेटर्स को किसी भी ऑर्डर में पढ़ा जा सकता है, कोई रूल नहीं है कौन सा लेटर पहले पढ़ना है। जिस दिन जैसा फील हो रहा हो वैसा ही लेटर पढ़ लो। यह फ्रीडम भी बहुत स्मूथिंग लगती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होती। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है, ताकि दोबारा स्ट्रेंथ मिल सके।
हर लेटर एक जेंटल पोज की तरह है। यह हमें तेज भागती हुई दुनिया से थोड़ा ब्रेक देती है। ये सिखाती है हर आंसर जल्दबाजी में नहीं मिलता। कभी कभी सिर्फ बैठकर अपने मन की आवाज सुननी होती है, अपने दिल की आवाज को महसूस करना होता है। और इन लेटर्स में वही शांत आवाज सुनाई देती है जो कहती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो या लो महसूस कर रहे हो या बस खुद के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हो, तो इन लेटर्स की तरफ वापस आ जाइए। ये धीरे धीरे आपको उस वर्जन की तरफ ले जाएंगे जो आप हमेशा से थे, बस कहीं भूल गए थे। और हर बार याद दिलाएंगे क्लियरिटी, पीस और सेल्फ लव बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से है। आज की दुनिया में एक चीज हम सबको लगातार अपनी तरफ खींच रही है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ नोटिफिकेशंस है, हर पल कुछ नया सामने आ रहा है। हमारा माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता। हम कुछ काम करने बैठते हैं और कुछ ही मिनटों में फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं असल में करना क्या था। यही है डिजिटल नॉइस, जिसके बारे में डारियस फोरेक्स बताते हैं। उनके मुताबिक यह नॉइस सिर्फ आवाज नहीं, यह धीरे धीरे हमारी क्लियरिटी, फोकस और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी को क्वाइटली कंज्यूम कर रही है। फोरेक्स कहते हैं कि हमारी अटेंशन सबसे वैल्यूएबल चीज है और यह बात कोई बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं की गई, क्योंकि हम जो भी अचीव करते हैं वह हमारी अटेंशन के यूज पर डिपेंड करता है। चाहे लर्निंग हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर गोल हो या सेल्फ ग्रोथ, हर चीज के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब ध्यान ही बटा हो, जब हर 2 मिनट में हम किसी दूसरे टैब पर चले जाते हो, जब हम हर बीप पर अपना माइंड वेंडर करने लगे, जब हम किसी चीज से डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते। सोचिए, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फोन चेक करने लगते हैं, तब ना हम उस दोस्त को पूरी तरह सुन पाते और न ही उस कनेक्शन को ट्रूली फील कर पाते। वैसे ही जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और माइंड बार बार किसी दूसरे थॉट या अलर्ट की तरफ भागता है, तब वह मोमेंट धीरे धीरे खोने लगता है। यह डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा टाइम नहीं लेता, यह चुपचाप हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सेटिस्फेक्शन को भी खत्म करता है। फोरेक्स इस बात पर जोर देते हैं, हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, वैल्यूएबल चीजों को लॉकर में रखते हैं, वैसे ही अपने ध्यान को भी हमें अच्छे तरीके से गार्ड करना होगा। वो कहते हैं, आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है। हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड उसी के पीछे भाग रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ये सब हमारी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं और हम बिना सोचे समझे अपनी अटेंशन हर जगह बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहां, बीच में कोई आर्टिकल। धीरे धीरे हमारा माइंड शैलो होने लगता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी चीज को गहराई से समझ नहीं पाते। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत सबटल होती है, इसलिए हमें उसका एहसास तुरंत नहीं होता। लेकिन जब दिन खत्म होता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब लगता है कि कुछ प्रॉपरली पूरा नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, हाफ डन वर्क, स्कैटर्ड थॉट और परपेचुअल डिसैटिस्फैक्शन। फोरेक्स कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें समझना होगा हमें क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और क्यों। या फोरेक्स एक पावरफुल बात करते हैं। वो बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब कोई टास्क बोरिंग होने लगता है, जब हम एंग्शियस फील करते हैं या जब कोई कन्वर्सेशन इमोशनली चैलेंजिंग हो जाती है, तब हम तुरंत फोन उठा लेते हैं और फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। वह टेम्परेरी एस्केप उस समय अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह हमारी कैपेसिटी को कमजोर कर देता है। फोरेक्स सजेस्ट करते हैं, हमें अपना दिन इस तरह डिजाइन करना चाहिए जहां हमारी अटेंशन सेफ रहे। इसका मतलब है कि हमें इंटेंशनल बनना पड़ेगा। क्या देखना है, कब देखना है और कितना, ये हमें सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। हर बार फोन उठाने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है?
क्या यह मेरे गोल को सपोर्ट करता है? क्या यह मुझे क्लियरिटी दे रहा है या और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है? वेब मॉर्निंग रूटीन के बारे में भी बात करते हैं। कैसे दिन की शुरुआत पूरे दिन की टोन सेट करती है। अगर हम उठते ही फ़ोन देखने लगते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है। हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि दिन हमें कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर हम सुबह का पहला घंटा इंटेंशनल चीजों में लगाएं, जैसे रीडिंग, साइलेंस या डीप वर्क, तो हमारी अटेंशन धीरे धीरे ट्रेन होने लगती है। इस अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डारियस फोरेक्स कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी बताते हैं, जैसे टाइम ब्लॉक्स का यूज करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन क्रिएट करना, डिजिटल डिटॉक्स लेना और सबसे जरूरी, बोर्डम को टॉलरेट करना। जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ देर बैठे रहते हैं, तो शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बोर्डम आइडियाज में बदलने लगता है, क्लियरिटी में बदलने लगता है। हमारे बेस्ट थॉट अक्सर तब आते हैं जब हम बस सोच रहे होते हैं, ना कि किसी फीड में खोए होते हैं। यहाँ फोरेक्स एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, वह है डीप और शैलो वर्क का फर्क। कई बार हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाते। हम ईमेल्स का रिप्लाई दे रहे होते हैं, मैसेजेस भेज रहे होते हैं, टैब स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी डीप नहीं हो रहा होता। डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जब हमारा माइंड फ्लो में जा सके, और उस जोन तक पहुंचने के लिए अटेंशन को डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी सफर करती है। हमें लगता है कि स्क्रॉलिंग से इंस्पिरेशन मिलेगी, लेकिन अक्सर उसका उल्टा होता है। माइंड ओवरवेल्म हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाती है और खुद पर डाउट आने लगता है। फोरेक्स कहते हैं असली इंस्पिरेशन साइलेंस से आती है। जब माइंड क्वाइट होता है, तभी वह ऑब्जर्व कर सकता है, सोच सकता है और कुछ क्रिएट कर सकता है। उनका पूरा मैसेज यही है, डिस्ट्रैक्शन का प्राइस सिर्फ समय नहीं होता, यह हमारा पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ वर्क और यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी इफेक्ट करता है। जब हम लगातार दूसरों की आवाज सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे अपनी आवाज खोने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी अटेंशन को रिक्लेम करें, उसे उस डायरेक्शन में यूज करें जहां ग्रोथ हो, क्लियरिटी हो और मीनिंग हो। यह सब पढ़ते हुए ऐसा लगता है हम सब कभी न कभी इस ट्रैप में फंसे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे ही पास है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा करेज और थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए। जब हम अपनी टेंशन को वैल्यू देना समझने लगते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव बन जाते हैं। हम हर चीज को अटेंशन देना बंद कर देते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो सच में हमारे लिए मैटर करती है, और यही माइंडफुल तरीके से जीने की शुरुआत होती है। डारियस फोरेक्स हमें डराते नहीं, बल्कि इंस्पायर करते हैं। उनका तरीका ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त धीरे से कह रहा हो, तू कैपेबल है, बस थोड़ा कॉन्शियस हो जा। और शायद यही बात हमें अंदर तक टच करती है। वो सिखाते हैं कि आज की दुनिया में अपनी अटेंशन को बचा लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए अगली बार जब हम बिना वजह फोन उठाएं, तो बस एक छोटा सा पोज ले और खुद से पूछे, क्या मैं अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट किसी और को दे रहा हूं? अगर आंसर हाँ है, तो चॉइस हमारे पास है, उसे वापस लेने की, सही जगह इन्वेस्ट करने की और डिस्ट्रैक्शन के शोर के बीच भी अपनी क्लैरिटी को बचाए रखने की। यही फोरेक्स का असली मैसेज है। अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पावर है। कई बार हम रात को लेटकर सोचते हैं, काश उस वक्त ये किया होता, काश उस वक्त को सीरियसली लिया होता, काश उस इंसान से खुलकर बात की होती। यही काश असल में रिग्रेट बन जाते हैं। फोरेक्स इस इमोशन को बहुत सिंप्लिसिटी और ईमानदारी के साथ समझाते हैं। उनके अकॉर्डिंग रिग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमसे कोई गलती हो गई है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक्शन हमारे वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे दिल के सच से अलग है, तब रिग्रेट धीरे धीरे अंदर ग्रो होने लगता है।
हम सब ने कभी ना कभी फील किया है। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अंदर से सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उसे करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं या हमें लगता है कि यही करना चाहिए। ये छोटी छोटी मिसमैचेस बाद में बड़े बड़े रिग्रेट में बदल जाते हैं। फॉरेक्स कहते हैं रिग्रेट को अवॉइड करने का तरीका परफेक्ट बनना नहीं, असली तरीका है खुद से बार बार पूछना, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। यह सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। सोचो, अगर हर डिसीजन से पहले हम खुद से ये पूछें, क्या यह मेरी लाइफ के पर्पस के साथ मैच करता है, तो शायद हम बहुत सारे गलत कदम उठाने से बच सकते हैं। अक्सर हम ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, सेम रूटीन, सेम जॉब और सेम शिकायतें, बिना ये सोचे कि क्या यही वो चीजें हैं जो सच में हमें फुलफिल करती है। डारिस फोरेक्स इसी पैटर्न को तोड़ने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ पास्ट का पछतावा नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है। जब हमें किसी चॉइस को लेकर रिग्रेट होता है, तो वह हमारे अंदर छुपे किसी इग्नोर ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे अगर किसी जॉब को लेकर रिग्रेट हो रहा है, तो शायद वह जॉब हमारे पैशन या वैल्यू से मैच नहीं कर रही थी। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर पछतावा है, तो शायद हमने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं किया था। रिग्रेट एक फीडबैक लूप की तरह है, एक मिरर की तरह, जो दिखाता है कि हमने कहाँ खुद से कॉम्प्रोमाइज किया। अब सोचिए, अगर हम यह समझ जाएं कि रिग्रेट को अवॉइड करने का तरीका अलाइंड रहना है, यानी जो सोचें वही बोलें और जो बोले वही करें, तो लाइफ में क्लियरिटी अपने आप आने लगती है। फॉरेक्स हमें अनकरेज करते हैं कि हम प्रोएक्टिव बने, पहले से सोचें और डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या सच में इम्पोर्टेंट है। तभी हम वैल्यू बेस्ड डिसीजन ले पाएंगे। वैल्यूज का मतलब सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स नहीं, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ, करेज, ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को मीनिंग देती है। फॉरेक्स कहते हैं अगर हम खुद ही क्लियर नहीं कि हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीने लगते हैं। और जब डिसीजन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होते हैं, तब रिग्रेट लगभग तय हो जाता है। कई बार रिग्रेट तुरंत महसूस नहीं होता। आज हम किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन समय के साथ वही छोटी चीज भारी लगने लगती है। सालों बाद एहसास होता है कि हमने अपने ड्रीम्स को इग्नोर किया, अपनी आवाज दबा ली और अपनी प्रायोरिटीज को लगातार पोस्टपोन करते रहे। फॉरेक्स कहते हैं कि फ्यूचर रिग्रेट से बचने का एक ही तरीका है, प्रेजेंट में कॉन्शियस चॉइसेस लेना। वह इस बात पर जोर देते हैं हमें अपने इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए, रिग्रेट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और समझना चाहिए। उनके मुताबिक रिग्रेट को गिल्ट में बदलना जरूरी नहीं, उसकी बजाय उसे एक गाइड की तरह देखो जो ये बताता है अब तुम्हें क्या बदलने की जरूरत है। यह शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जब हम रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करना शुरू करते हैं। एक और लेयर है जो फॉरेक्स इस डिस्कशन में जोड़ते हैं, वो है टाइम की वैल्यू। टाइम वह रिसोर्स है जो सबसे तेजी से खत्म होता है, और रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण अक्सर यही होता है। हम सोचते रह जाते हैं मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं ये कर देता, लेकिन सच ये है कि टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा। इसीलिए आज ही क्लियरिटी चाहिए कि हम अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो काम जो हम हर दिन कर रहे हैं हमारे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराएगा? डारिस फोरेक्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने एक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या हम अपने लाइफ डिसीजन डर से ड्रिवन होकर ले रहे हैं या अपने वैल्यूज के आधार पर? क्या हम वैलिडेशन के लिए किसी और की लाइफ जी रहे हैं या अपनी सच्ची इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी चॉइसेस क्लियर होने लगती है। अब ऐसा मत समझो कि फॉरेक्स किसी आइडियलिस्टिक दुनिया की बात कर रहे हैं जहां कोई प्रॉब्लम ही ना हो। वह खुद कहते हैं रियल वर्ल्ड में कई बार कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हमें समझो वो कंप्रोमाइज हमारे किस वैल्यू के खिलाफ जा रहे हैं। अगर अवेयरनेस है तो रिग्रेट कम होता है, क्योंकि डिसीजन सोच समझ कर लिया गया है। कई लोग सोचते हैं
रिग्रेट से बचना है तो रिस्क लेना बंद कर दो। लेकिन फॉरेक्स इसे गलत मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है जिसे हम कभी ट्राई ही नहीं करते। किसी ड्रीम को पूरी तरह जीने से डरना, किसी रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी ना दिखाना, किसी टैलेंट को दबा कर रखना, ये सब साइलेंट रिग्रेट बन जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, लिव बोल्डली बट वाइजली। अपने दिल की सुनो लेकिन दिमाग के साथ आगे बढ़ो। एक्शन लो लेकिन वैल्यूज के साथ अलाइंड रहकर। ये सारी बातें बहुत रियल और रिलेटेबल लगती है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक आसान लेकिन बिना पर्पस वाला, दूसरा मुश्किल लेकिन मीनिंग से भरा हुआ। फॉरेक्स कहते हैं दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि वहीं से रिग्रेट फ्री लाइफ की शुरुआत होती है। अगर आप किसी क्रॉस रोड पर हो, किसी कंफ्यूजन में हो क्या सही है, तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे लिए सच में मायने रखता है। यह सवाल एक कंपास की तरह काम करता है। जब माइंड कंफ्यूज्ड हो, जब दुनिया बहुत लाउड लगे, तब यही सवाल डायरेक्शन देता है। और यही डायरेक्शन हमें उन पछतावों से बचा सकती है जो सालों तक दिल में चुभते रहे। फॉरेक्स की बातों से यह साफ समझ आता है कि रिग्रेट कोई दुश्मन नहीं है, वो एक टीचर है। लेकिन उससे सीखने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए और खुद से पूछना आना चाहिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ी देर रुक कर यह सवाल पूछें, तो शायद हमारी जिंदगी पूरी तरह रिग्रेट फ्री ना बने, लेकिन कम से कम रिग्रेट अवेयर जरूर बन सकती है। आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए क्लैरिटी चाहिए, करेज चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लियरिटी इस बात की कि हमारे लिए सच में क्या इम्पोर्टेंट है, करेज उस रास्ते पर चलने का, और कंसिस्टेंसी उस ट्रूथ को हर दिन जीने की। जब ये तीनों चीजें एक साथ आने लगती है, तब रिग्रेट की जगह सेटिस्फेक्शन आने लगता है, गिल्ट की जगह ग्रोथ और कंफ्यूजन की जगह पर्पस। और शायद यही असली जीत है। डारियस फॉरेक्स का मैसेज भी यही है, अपने एक्शन को अपने वैल्यू के साथ अलाइन करो और फिर देखो कैसे जिंदगी से रिग्रेट कम होता है और मीनिंग से ज्यादा जिंदगी भरने लगती है। डर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल थोड़ा सिकुड़ जाता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई डर जरूर होता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेलेपन और किसी को बदलाव का। लेकिन फॉरेक्स डर को एक अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग डर हमारा दुश्मन नहीं, वह एक गाइड है जो हमें सिग्नल देता है और बताता है कहाँ हमें करेज की जरूरत है। स्टोइक फिलोसफी भी यही दिखाती है, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो और सही तरीके से यूज करो। जब भी हम कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, सबसे पहले सामने डर ही आता है। चाहे नया काम शुरू करना हो, किसी से दिल की बात कहनी हो या कोई बोल्ड डिसीजन लेना हो, हर जगह डर सामने खड़ा मिलता है। फॉरेक्स मानते हैं इस डर को भगाने की बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, इस डर के पीछे कौन सी अपॉर्चुनिटी छिपी है। क्योंकि डर अक्सर वहीं आता है जहां कुछ मीनिंगफुल होने वाला होता है, जहां ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है, जहां जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर किसी इंसान को स्टेज पर बोलने में डर लगता है, तो शायद वहीं उसकी ग्रोथ छुपी है, क्योंकि वह उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है। अगर किसी को जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने में डर लगता है, तो शायद वहीं उसकी फ्रीडम छुपी हुई है। डर हमें यह दिखाता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही करेज का असली मतलब है। फॉरेक्स इस बात पर जोर देते हैं कि डर को सुप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसे दबाने की जरूरत नहीं। स्टोइज्म का नजरिया यह नहीं है कि इंसान पूरी तरह फियरलेस बन जाए। उसका असली मतलब यह है कि हम डर को फेस करें और फिर सही काम करें। स्टोइक्स मानते हैं कि फियर एक नेचुरल इमोशन है। यह हमें अलर्ट करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमें रोक दे। जब डर सामने आता है, तो वह एक सिग्नल होता है। इस समय हमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लियरिटी और थोड़ा एक्स्ट्रा फेथ की जरूरत होती है।
कई बार हम ओवर थिंकिंग करके डर को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। हम फ्यूचर के ऐसे सिनेरियो सोचने लगते हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। डारियस फोरेक्स कहते हैं, ज्यादातर डर रियलिटी से नहीं, इमेजिनेशन से पैदा होता है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि डर सिर्फ माइंड में बना हुआ एक थॉट है, तब धीरे धीरे उसकी पावर कम होने लगती है। मान लीजिए कोई इंसान पब्लिक इवेंट में जाने से डरता है। वह पहले ही खुद को यह सोचकर थका देता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ऑकवर्ड बिहेव कर गया तो क्या होगा, अगर किसी ने जज किया। लेकिन यह सब माइंड की बनाई हुई स्टोरीज हैं। असल दुनिया में ज्यादातर लोग अपने ही थॉट्स में बिजी हैं, और यही अवेयरनेस डर की चेन को तोड़ना शुरू करती है। फोरेक्स एनकरेज करते हैं हम डर से बात करें, उससे भागे नहीं। इमेजिन करो कि डर एक दोस्त की तरह तुम्हारे सामने बैठा है। उससे पूछो, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। यह सिंपल शिफ्ट हमें एम्पावर्ड फील करा सकता है, क्योंकि जब हम डर के पीछे की कहानी को समझते हैं तब उसके अंदर छिपी क्लैरिटी भी साफ दिखाई देने लगती है। स्टोइसिज्म में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, वर्चुअस एक्शन, यानी ऐसे एक्शन जो हमारे प्रिंसिपल से अलाइंड हो, मतलब उनसे मैच करे, जैसे करेज, ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल और विजडम। फोरेक्स कहते हैं, जब भी डर आए तो इसे किसी वर्चुअस एक्शन का ट्रिगर मानो। अगर आपको सच बोलने में डर लग रहा है तो शायद वही सच बोलना आपके लिए सही एक्शन है। अगर आप किसी अनफेयर सिचुएशन को चैलेंज करने से डर रहे हो तो शायद वही करेज आपको बेहतर इंसान बनाएगा। डर को जीतने की सबसे सच्ची टेक्निक यही है, एक्शन लेना। डर हमें पैरालाइज करता है, लेकिन एक्शन उस फ्रीज को तोड़ देता है। यही फोरेक्स की फिलॉसफी का कोर है। वह कहता है, हम जितना ज्यादा डिले करते हैं डर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा स्टेप भी लेते हैं डर की पकड़ थोड़ी कमजोर होने लगती है। यह छोटे छोटे स्टेप्स हमें लॉन्ग रन में फियरलेस नहीं बल्कि करेजियस बनाते हैं। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। फियरलेस बनने का मतलब है कि डर बिल्कुल ना हो, लेकिन करेजियस बनने का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। डारियस फोरेक्स यही सिखाते हैं। ग्रेटनेस की जर्नी में डर आना नॉर्मल है, बल्कि जरूरी है। अगर डर नहीं आ रहा तो शायद रास्ता बहुत छोटा है। यहाँ एक और पावरफुल पॉइंट है जो फोरेक्स बताते हैं, वह यह है कि हमें अपने फियर को कैटेगराइज करना भी सीखना चाहिए। हर डर एक जैसा नहीं होता। कुछ फियर लॉजिकल होते हैं, जैसे आग से डरना या किसी एक्सीडेंट से बचना, लेकिन कुछ डर प्योरली साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे लोगों के ओपिनियन से डरना या फेलियर की कल्पना से डरना। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है, सबसे पहले इन दोनों तरह के फियर्स में फर्क समझो। जहां लॉजिकल फियर हो वहां सेफ्टी रखो, और जहां साइकोलॉजिकल फियर हो वहां सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन के साथ आगे बढ़ो। डर हमें स्लो जरूर कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे समझना सीख लें तो वही डर हमें सही दिशा में पुश भी कर सकता है। फोरेक्स भी यही सजेस्ट करते हैं, अपने डर का जर्नल रखो। जब भी कोई डर परेशान करे उसे लिखो, क्या डर है, क्यों है, और उससे जुड़ी एक्चुअल रियलिटी क्या है। यह प्रोसेस क्लियरिटी देता है। कई बार सिर्फ लिखने भर से डर की इंटेंसिटी आधी हो जाती है। फोरेक्स यहाँ एक और ब्यूटीफुल आइडिया बताते हैं, वो ये है कि डर की वजह से रिग्रेट मत पालो। सोचो, अगर आपने किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था और बाद में उसी डिसीजन पर रिग्रेट होने लगे, तो वह डर कितना महंगा साबित हुआ। फोरेक्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म डर ज्यादा डेंजरस होता है लॉन्ग टर्म रिग्रेट से। इसीलिए टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट से मत डरो, वही डिस्कम्फर्ट आपको हमेशा के लिए स्ट्रोंगर बना सकता है। तो आप सुन रहे थे जितेश की पाठशाला। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।